गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ता पर। उसी के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था। फर्स्ट तो हम लोगों ने किया था डेटा वाला, जिसमें दिया था ए बी का भाई है, सी डी का चाचा है। दूसरा था इशारे वाला, एक लड़के ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, है ना, कि उसके माता का एकमात्र पुत्र मेरी बुआ का बेटा है। इस टाइप के प्रश्न थे, तो इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। दो बातें हमेशा याद रखेंगे ब्लड रिलेशन के प्रश्नों में। पहला, कि जब तक जेंडर डिसाइड ना करें, हम जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। दूसरा, जब पूछता है ना ए का बी से, यानी हु इज ए अकॉर्डिंग टू बी, ए का बी से यानी बी ए को क्या पुकारेगा, इसको क्या कहेंगे? हु इज ए अकॉर्डिंग टू बी। ये दो बातें याद रखेंगे, कभी गलती नहीं होगी। तीसरी बात, यदि आपको लगता है फिर भी आप फंस गए, संकट में आ गए हो, तो संकट से बचने का रास्ता क्या है? उस जगह पे स्वयं को रख लो, अपने आप को, है ना। तो जब आप अपने आप को रख के कल्पना करेंगे, तो अपने आप जल्दी से जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। और आखिरी बात, यूपीएससी क्या करता है, चूंकि बाइलिंगुअल पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में, तो आपको पता है हमारे यहाँ भारत में हिंदी में चाचा अलग होता है, चाचा चाची का पति होता है, मामा मामी का पति होता है, फूफा बुआ का पति होता है, पता ही है सबको। पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। वहां अंकल कह दिया तो अंकल सब जगह फिट है, आंटी कह दिया तो आंटी सब जगह फिट है। तो चूंकि पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, और यूपीएससी भी जो इंग्लिश में ऑप्शन दिए होते हैं उसे ऑथेंटिक मानता है। तो यदि ब्लड रिलेशन के प्रश्नों में कभी आप फंसे, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि इंग्लिश ऑप्शन जरूर देख लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। इशारे वाले और करा दीजिए। ठीक है बच्चा, तुम्हें इशारे लगता है ज्यादा पसंद है, करवा देता हूं। मेरा इशारे वाले और करवा दीजिए। ठीक है बच्चा, लो इशारे वाले और करा देता हूं। ये लो, इशारे वाला एक प्रश्न और आ गया, है ना। इशारे वाले में कह रहा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा। अब फोटो बनाना है, फोटो में राकेश इशारा करेगा। राकेश ने कहा, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। लड़की राकेश से किस प्रकार संबंधित है? करो इशारा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। ये देखो, ये फोटो है, ये इशारा हो रहा है, और इशारा कौन कर रहा है? राकेश। राकेश कह रहा है, यह मेरे दादा के, दादा मतलब पहले पापा और पापा के ऊपर दादा, है ना। यह मेरे दादा के, ये इसके दादा कौन है? ये मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। तो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र कौन होंगे? इनके पापा। एकमात्र पुत्र की पुत्री है, एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो लड़की राकेश से किस प्रकार संबंधित है? तो ये बहन है, और आंसर हो गया ऑप्शन ए,
यहां भी देखना, लड़की, लड़की किससे, राकेश से, यानी हु इज गर्ल अकॉर्डिंग टू राकेश, तो बड़े आसानी से हो जाएगा। सबका ऑप्शन है, वेरी गुड। चलो एक इशारा और कर लेते हैं, आखिरी इशारा, आखिरी इशारे का प्रश्न है, इसको आप ट्राई कर लो, फिर हम लोग अगले डेटा की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल बच्चा, मेरे पापा की पुत्री मेरी सिस्टर, बिल्कुल सही। इस वाले में तो सारे आंसर आ रहे हैं, बी आ रहे हैं, कुछ के ए आ रहे हैं, कुछ के डी आ रहे हैं, क्या चक्कर है, गड़बड़ है कुछ। रीटा का परिचय करवाते हुए मोनिका ने कहा, रीटा, रीटा का परिचय कराते हुए किसने कहा, मोनिका ने। एकदम ऐसे प्रश्न करो, कभी भी गलत नहीं होगा। रीटा का परिचय करवाते हुए मोनिका ने कहा, यह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है। तो मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री मोनिका की एकमात्र पुत्री कौन है, रीटा। ये भी पुत्री हुई, ये भी पुत्री हुई। मोनिका रीटा से किस प्रकार संबंधित है, मां है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मां होगी, क्योंकि मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है ना, मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री तो फिर मोनिका ही होगी, है ना, समझ गए। और एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है, तो एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री कौन होगी, रीटा। तो कह रहा है मोनिका का, मोनिका किससे, रीटा से, यानी हु इज मोनिका अकॉर्डिंग टू रीटा। इसका मतलब हुआ कि रीटा मोनिका को कैसे बुलाएगी, तो क्या बोलेगी, मम्मी मम्मी, यही बोलेगी। तो रिश्ता क्या होगा, मां का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिनका बच्चा डी है सबका आंसर सही है, जिनका भी डी है सबका सही है, ठीक है। पुत्री लिखा है, तो पुत्री लिखा है तो क्या दिक्कत है। मोनिका का मोनिका का जेंडर डिसाइड नहीं है, आप यहां ना परेशान हो। अब मेरी बात सुनो, रीटा का परिचय कराते हुए मोनिका ने कहा, यह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। तो अगर किसी के पिता की एकमात्र पुत्री पे फोकस होगा तो मोनिका पे ही होगा, एकमात्र पुत्री कह रहा है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोडेड रिलेशन पे। बिल्कुल एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और आप ये जान लीजिए, मेरी क्लास चूंकि आप काफी टाइम से कर रहे हो, अब तक हमने जितने भी टॉपिक पे डिस्कस किया है, चाहे वो कैलेंडर हो, क्लॉक हो, रैंकिंग हो, अरेंजमेंट हो, पजल हो, है ना, नंबर एंड लेटर सीरीज हो, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो,
सारे टॉपिक का जो पैटर्न है ना वो यूपीएससी स्टैंडर्ड का पैटर्न है। हो सकता है उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हों जिसे आपने किसी एसएससी की कोचिंग में या किसी यूट्यूब पे आपने देखा हो, सुना हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर सीसैट क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीसैट एंड एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम, या सीसैट फिर रीजनिंग क्या है, रीजनिंग कैसे अलग है। मैं आपको बताता हूं, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका होगा, मेथड, वो मेथड जानना ही है सीसैट। मेथड का मतलब क्या हुआ? मेथड का मतलब ये हुआ कि किसी प्रश्न की जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। एग्जाम में प्रेशर होगा, इवनिंग टाइम पेपर होगा, आपको पास करना है, तो उस समय जितने क्वेश्चन आप डायग्राम सेट करके करेंगे वो सारे सही होंगे। आपको अगर याद हो तो जब हम लोग रैंकिंग पढ़ रहे थे ना, रैंकिंग, तो हर प्रश्न में मैंने डायग्राम बनाया था। जब अरेंजमेंट पढ़ा था तो भी डायग्राम बनाया था, पजल पढ़ रहे थे तो भी नोट करके ही करते थे। तो ऐसे ही ब्लड रिलेशन जितने भी इशारे वाले थे हमने क्या किया, सब इशारा करके जैसे कहता था वैसे चले। डेटा वाले प्रश्नों में भी ऐसे किया। ऐसा इसलिए करते, यही है एटीट्यूड, यही एटीट्यूड है जो हमें एप्टीट्यूड पास करा। एटीट्यूड का मतलब होता है कार्य पद्धति, नजरिया, कि किस नजरिए से किसी प्रॉब्लम को हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, और मैं इस बात का पूरा ख्याल रखता हूं कि आप कम से कम जो टॉपिक पे मैं डिस्कस करूं उस टॉपिक संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप फेल ना हो, एकदम निश्चिंत रहिए। अब देखिए कोडेड रिलेशन। कोडेड रिलेशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे इंटू दिया है, डिवीजन दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है, हो सकता है यहाँ पे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, थीटा हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है और कोई सिंबल हो, यहाँ डॉलर हो, यहाँ कॉपीराइट हो, इस तरह का हो, तो उससे हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें क्या देखते हैं बस आप ध्यान से देखो। हो सकता है आपको आता हो पहले से, जैसे उसने कहा a इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो हमने ऐसे लिखा a इंटू बी, लिख दिया। अब आप कल्पना करो कि इसके सामने जैसे मैं खड़ा हूं ना, ये बैक करके, ऐसे ही समझ लो कि आप भी इसके सामने खड़े हो। तो जब आप सामने खड़े होंगे तो आपका फेस कहां होगा, यहां होगा, है ना, और आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। ये देखो, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अब जो क्वेश्चन पूछेगा, कई बार राइट टू लेफ्ट कोटेशन होगा, कई बार राइट टू लेफ्ट होगा, कई बार लेफ्ट टू राइट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कह रहा है a इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी जहां जहां इंटू का सिंबल होगा, जहां जहां, तो लेफ्ट वाला राइट वाले की क्या होगी, माता होगी। मतलब जहां जहां इंटू होगा, जहां भी इंटू रख देंगे तो लेफ्ट वाला राइट वाले की माता हो जाएगी। जैसे मान लो हमने यहां लिख दिया अल्फा, यहां लिख दिया इंटू, यहां लिख दिया बीटा, तो अल्फा जो है बीटा की क्या होगी, माता होगी, और माता होगी तो फीमेल ही होगी। दैट्स क्लियर। और जो ये राइट साइड वाला है ना, इसकी ये माता तो है, पर ये पुत्र है या पुत्री ये हमें नहीं पता, पता ही नहीं। अच्छा, अब सीसेट में क्या हो सकता है, यूपीएससी क्या कर सकता है, जैसे उसने कहा a इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो कई बार कोटेशन में ऐसा कर देगा कि a इंटू बी का अर्थ है बी ए की माता है, यानी फिर इधर से रिश्ता इधर हो जाएगा, यानी तब लेफ्ट वाला राइट वाले को पुकारेगा। ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान रखेंगे। यहां पर a इंटू बी का अर्थ है ए माता है, a डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन, ऐसा है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होगा सी सेट में, इसलिए पूरा ध्यान रखना, ऊपर का दो कोटेशन तो राइट टू लेफ्ट होगा। जैसे a इंटू बी का मतलब ए बी की माता है, a डिवाइडेड बाई बी का मतलब ए बी का पुत्र है। उसके बाद नीचे के जो दो होंगे ना, वहां उल्टा कर सकता है यूपीएससी। जैसे कह देगा a प्लस बी का अर्थ है बी ए का पति है, a माइनस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। तो पहली बात तो एग्जाम में हमें प्रश्न पूरा पढ़ना है,
और हमें चारों पांचों जितने भी कोटेशन दिए होंगे उनको देख के चेक करना है कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट। ओके, जब हम इतना काम कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो प्रश्न पूछा जाएगा वो हम चेक करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि एम एच की पुत्री है। अब ये हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जबकि यूपीएससी में 4 ही ऑप्शन होंगे। यहां 5 इसलिए बनाया, ब्लड रिलेशन है, थोड़ा एक्स्ट्रा सीखे वो ज्यादा ठीक होगा, इसलिए 5 बनाया। अब सवाल ये है कि पूछ रहा है ना कि कहां से ये पता चलेगा एम एच की पुत्री है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम ऑप्शन से चलें, या ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे देख के भी बता सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से चलें। तो हमने पहला ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन में है एम माइनस एच डिवाइडेड बाई आर। खूब ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो पूरा कोटेशन है वो राइट टू लेफ्ट है, यानी इधर से इधर की ओर है, ऐसा ही है। तो हम इस कोटेशन को राइट टू लेफ्ट ब्रेक करेंगे। अगर ये लेफ्ट राइट होता तो लेफ्ट से राइट जाते, क्योंकि सारे कोटेशन राइट टू लेफ्ट हैं, तो हम इधर से इसको ब्रेक करेंगे, इसको फिर इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। तो एच डिवाइडेड बाई आर, डिवीजन का मतलब होता है जैसे ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब ए बी का पुत्र है, तो एच डिवाइडेड आर का मतलब हुआ एच आर का पुत्र है। ठीक है, एच आर का पुत्र है। आर एच का कौन है, माता या पिता, वी डोंट नो, है ना। अब देखो यहां माइनस है, तो लेफ्ट में क्या है, एम माइनस एच का मतलब क्या हुआ, ये बीच में माइनस है, तो ये लेफ्ट से राइट आएंगे। माइनस कहां है, यहां। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। एम माइनस एच का अर्थ है एम जो है एच की क्या है, बहन है। एम जो है एच की बहन है। अब पूछ रहा है कि कौन से व्यक्ति यह बताती है कि एम एच की पुत्री है। एम एच की पुत्री है, एम माइनस आर डिवाइडेड बाई एच। बेटा ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया था, आर डिवाइडेड बाई एच है, एच डिवाइडेड बाई आर नहीं है। तो डिवीजन का मतलब होता है पुत्र है, अर्थात आर एच का पुत्र है, और एम जो है आर की क्या है, बहन है। तो सिद्ध हो गया कि एम एच की पुत्री है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ बेटा उल्टा लिख दिया था, सॉरी। दरअसल क्या हुआ ना, एक तो इतनी लाइट होती है सामने, तो एम माइनस आर डिवाइडेड बाई एच की जगह मैंने लिख दिया था एम माइनस एच डिवाइडेड बाई आर। तो क्या ही फर्क पड़ता है, अगर वो होता तो आंसर ना आता, फिर अगले ऑप्शन पे चलते। ठीक है, अब इसी डेटा से संबंधित एक प्रश्न और है, इसी डेटा से संबंधित। ये इसको सॉल्व करिए आप।
देखो यहां पर है f प्लस के इंटू वी माइनस टी। v का f से क्या संबंध है, यानी हु इज v अकॉर्डिंग टू f, ये हमें पता करना है। चलिए देखते हैं। v माइनस टी, माइनस का अर्थ है बहन, ए बी की बहन है, यानी टी की बहन कौन है, v, ये बहन हो गई। ठीक है, अब k इंटू वी है, इंटू का अर्थ होता है माता, ये कौन है, माता है, प्लस है, प्लस का मतलब होता है पति, f जो है k का पति है। अब प्रश्न पूछ रहा है v का f से क्या संबंध है, हु इज v अकॉर्डिंग टू f, हु इज v अकॉर्डिंग टू f, पुत्री है, f की पुत्री है। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं बोर्ड पे लिखता हूं, ठीक है, पजल टाइप का, आप इसको देखो। जे के एल एम एन ओ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक परिवार के 6 सदस्य हैं और सभी का अलग अलग व्यवसाय है, सभी का अलग अलग व्यवसाय है। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं, विवाहित दंपत्ति का मतलब मैरिड कपल। नंबर 1, एम एक डॉक्टर है, एम एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी इंजीनियर है, उसकी पत्नी इंजीनियर है। जे ओ की पोती है, जे ओ की पोती है, पोती मतलब ग्रैंड डॉटर, और एल की बहन है, और एल की बहन है जो एक टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट है, जो एक टाइपिस्ट है। नंबर 3, के एल का दादा है, के एल का दादा है यानी ग्रैंडफादर, उसका विवाह एक शिक्षक से हुआ है, उसका विवाह एक शिक्षक से हुआ है। उसका विवाह एक शिक्षक से हुआ।
चौथा, जे की मां एक इंजीनियर है। जे की मां एक इंजीनियर है जो एक वकील की पुत्रवधू है। जो एक वकील की पुत्रवधू है। पुत्रवधू मतलब बहू, पुत्रवधू है। ये है हमारा डेटा। अब इससे रिलेटेड कई प्रश्न हो सकते हैं। इससे रिलेटेड बेटा कई प्रश्न हो सकते हैं, जैसे जे का पेशा क्या है और इनमें से कौन से विवाहित दंपत्ति होंगे। पूछ लेगा एम की पत्नी कौन है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। ये प्रश्न बनेंगे। हाँ बेटा, पजल प्लस ब्लड रिलेशन। देखो, प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, जे का व्यवसाय क्या है। बोल तो रहा हूं, फिर भी एक बच्चा लिख रहा है प्रश्न क्या है। यही है बाबागिरी। एम का पति कौन है। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं। प्रश्न नंबर 4, चलो 3 ही प्रश्न रखो, चौथा ना रखो, 3 हल करो। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। एक बच्चा है कोई, क्या नाम है इसका, लक्ष्मी पटेल। लक्ष्मी, मेरी बात ध्यान सुनो बच्चा,
यहाँ पे टी के जेंडर से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, है ना, क्योंकि प्रश्न में टी से संबंधित पूछा ही नहीं है, तो टी का जेंडर तो नहीं पता चलेगा। अगर प्रश्न में पूछ लेता टी के बारे में कि हु इज टी अकॉर्डिंग टू एफ, यानी टी का एफ से क्या रिश्ता है, फिर हम लिखते निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि टी का जेंडर नहीं पता, इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है, आप इस पे फोकस करें। एम का हस्बैंड नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। कोई बात नहीं, एम का पति कौन है? अगर एम फीमेल है तो इसका पति होगा, अगर एम मेल है तो इसका पति नहीं होगा। इसमें घबराने वाली क्या जरूरत है ना? लोग घबरा गए कि पति पत्नी कैसे पैदा हो रहे हैं। भाई अगर एम फीमेल है ना, एम का पति कौन है? तो अगर एम फीमेल है तो इसका पति होगा, एम अगर मेल है तो पति नहीं होगा। इसमें घबराने की क्या बात है? कोई बात नहीं, मस्ती से करो। अब मैं अटेम्प्ट करूं, अब मैं अटेम्प्ट करता हूं। देखो, जैसे ये प्रश्न आया एग्जाम में, अब चूंकि हमें 2 से 2.5 मिनट में ही करना होगा, अगर हम 1.5 मिनट में कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, 1 मिनट में कर लेते हैं और अच्छी बात है, लेकिन अगर हम 2.5 मिनट में भी करेंगे तो कोई अपराध नहीं होगा, 3 मिनट में भी अपराध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इतना बड़ा प्रश्न पूछेगा तो इससे संबंधित 2 प्रश्न कम से कम पूछेगा ही पूछेगा, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहो आप। चलो फिर भी हम मानते हैं कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी तो रास्ता कहां है जहां से हम एंटर करेंगे। ठीक है, जे के एल एम एन ओ, टोटल हैं 6, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, सभी का अलग अलग व्यवसाय है। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं। अगर परिवार में 6 लोग हैं और 2 विवाहित दंपत्ति हैं तो क्या क्या सीन हो सकती है? दादा दादी हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, और हम 2 हो सकते हैं। तो मम्मी पापा विवाहित दंपत्ति, दादा दादी, और हम दोनों तो बाबा ही हैं। ऐसा भी हो सकता है 2 विवाहित दंपत्ति दोनों सेम जनरेशन के हो, जैसे मम्मी पापा है, चाचा चाची है, ऐसा भी हो सकता है, सेम जनरेशन में भी हो सकता है। अब हम प्रश्न को आगे पढ़ेंगे तो हमें क्लू मिलेगा। प्रश्न में कहता है एम एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी इंजीनियर है। कोई बात नहीं, एम एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी इंजीनियर है, तो जाहिर से एम का पति होगा ही नहीं, एम की कौन होगी? पत्नी। इसका उत्तर तो यहां हम तुरंत लिख देंगे, एम एक डॉक्टर है, उसके पास पत्नी है, तो उसका पति कोई नहीं हो सकता, तो पति नहीं हो सकता, पति नहीं हो सकता। ठीक है, पति हो ही नहीं सकता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पति होगा ही नहीं। अब कह रहा है जे ओ की पोती है और एल की बहन है जो एक टाइपिस्ट है। जैसे ही पोती आ गई, पोती मतलब ग्रैंड डॉटर, पोती का मतलब अब पार्टी जो है 3 जनरेशन में बटेगी, अपर जनरेशन, मिडिल जनरेशन, लोअर जनरेशन। इसका मतलब दादा दादी होंगे। जे ओ की पोती है, जे, ये देखो, जे ओ की पोती यानी ओ का कोई पुत्र होगा, उसकी ये पुत्री होगी। जे ओ की पोती है और एल की बहन है जो एक टाइपिस्ट है, और ये बहन किसकी है? एल की, जो क्या है? टाइपिस्ट है। ठीक है, अब कहता है कि एल का दादा है, तो जे और एल तो एक ही सेम जनरेशन, दादा होगा तो ऊपर ही होगा, दादा है के दादा है, दादा है तो ये प्लस होगा, ये दादा हो गया तो ये दादी हो गई, और ये दोनों पति पत्नी हो गए। के एल का दादा, उसका विवाह एक शिक्षक से हुआ है, तो ये क्या है? शिक्षक हो गई। ठीक है, जे की मां इंजीनियर है, इसकी मां, ये तो पिता होगा,
यानी इसकी जो माँ होगी वो क्या होगी, इंजीनियर होगी। और ऊपर ही लिखा है एम एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी इंजीनियर है, तो यहां हो गया एम और ये हो गया डॉक्टर, उसकी पत्नी इंजीनियर है। तो कह रहा है जे की मां इंजीनियर है जो एक वकील की पुत्र वधू है। तो अब ये तो शिक्षक हो गई, सास हो गई शिक्षक, तो अब ससुर ही होगा वकील। ये क्या हो गया, वकील हो गया। ठीक है, इतना बनाने के बाद अब आप पूरे डेटा पे नजर ले जाएंगे। एम एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी इंजीनियर है, बिल्कुल है। और ओ हो गया, के हो गया, एम हो गया, जे हो गया, एल हो गया, यहां कौन आएगा, एन। अब कह रहा है एम एक डॉक्टर, उसकी पत्नी इंजीनियर, जे ओ की पोती है, एल की बहन है जो एक टाइपिस्ट है, के एल का दादा है, बिल्कुल सही बात है, उसका विवाह एक शिक्षक से हुआ है, ये भी सही बात है। जे की मां एक इंजीनियर जो एक वकील की पुत्रवधू है। तो जे का व्यवसाय क्या है, जे का व्यवसाय हमें ज्ञात नहीं है, जे का व्यवसाय ज्ञात नहीं है, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। पहली बात, जे का व्यवसाय निर्धारित नहीं हो सकता। दूसरी बात, कहता है एम का पति कौन है, चूंकि एम एक मेल है तो इसका पति नहीं हो सकता, इसकी पत्नी होगी जब होगी तो। और प्रश्न में एक बात पूछा है कि इसमें कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो आप देखो 1 2 3 फीमेल डिक्लेयर हैं, 2 मेल डिक्लेयर हैं, पर एल के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है, डेटा नहीं दिया है, तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो आंसर में ऑप्शन में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर कहीं लिखा होगा 2 या 3 पुरुष तब तो ये आंसर होगा, और अगर 2 1 में लिखा होगा ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में 3 लिखा होगा और एक जगह लिखा होगा निर्धारित नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। और विवाहित दंपति अगर पूछना है, एक बच्चा पूछ रहा है सर एल टाइपिस्ट हाउ, लगता है प्रश्न पूरा पढ़े नहीं हो, है ना, क्या नाम है तुम्हारा, सिद्धार्थ, लगता है सिद्धार्थ प्रश्न पढ़ते नहीं हो बेटा, है ना। जे ओ की पोती है और एल की बहन है, किसकी बहन है, एल की, जो, और मैंने सिखाया है जहां जो लिखा हो उसके लेफ्ट जो नजदीक वाला होता है वही होता है जो एक टाइपिस्ट है। ठीक है बेटा, आप समझा दिया, इधर वालों को ऑल क्लियर है। जो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं ना, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अन्य काम भी कर रहे हैं, या कहीं गए थे वहां से भटक के आए हैं, तो चाहते हैं कि इसी समय निपटा लें इसको, है ना, बचपन से आज तक ऐसे ही निपटाते हुए चल रहा है मामला। तो क्लास, आप मेरी क्लास अगर टाइम से लेंगे तो आपको हर बात समझ में आएगी, क्योंकि हर बात को हम डिफाइन करते हैं, बता देंगे सब। प्रश्न अटेम्प्ट करो, एक प्रश्न और करते हैं, टाइम से आया करो बेटा। ये सच बात है कि आप ऑनलाइन हो, है ना, मैं ऑनलाइन हूं, मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूं, आप तो मुझे देख ले रहे हो, तो आपको जो मन में आ रहा है जैसे यार कर रहे हो। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि जो आप कमेंट लिख रहे हो उससे मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि आप कहां थे, क्योंकि हर बात का जवाब तो मैंने दिया इस प्रश्न में थोड़ा सा, और आराम आराम से पढ़ाते हैं, कोई भागने वाली जल्दी भी नहीं है, तो थोड़ा सीखो बच्चा। अभी आपको हम और अच्छी अच्छी बात बताएंगे। एक प्रश्न और कर लें, PQRS PUV एक परिवार के सदस्य हैं। एक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार में 3 विवाहित दंपति हैं। इस परिवार में 3 विवाहित दंपति,
वैवाहिक दंपति को विवाहित युगल लिख लीजिए, विवाहित युगल है। क्यू इंजीनियर है और टी का पिता है, क्यू इंजीनियर है और टी का पिता है। यू टी का दादा है, यू टी का दादा है, यू टी का दादा है। और एक ठेकेदार है, ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार है। आर एस की पुत्र वधू है, आर एस की पुत्र वधू है और पेशे से एक नर्स है, और पेशे मतलब बाई प्रोफेशन, पेशे से एक नर्स है, पेशे से एक नर्स है। वी टी का चाचा है, वी टी का चाचा है, और एक प्रोफेसर है, और एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर है। परिवार में एक विद्यार्थी है, एक गृहिणी है, और एक डॉक्टर है, और एक डॉक्टर है। विद्यार्थी अविवाहित है, विद्यार्थी अविवाहित है। विद्यार्थी अविवाहित है। और आर क्यू की भाभी है, आर क्यू की भाभी है, और भाभी तो समझते ही होंगे, है ना। तो प्रश्न नंबर 1, आर का पति कौन है, आर का पति कौन है। प्रश्न नंबर 2, टी की चाची कौन है। प्रश्न नंबर 3, पी का व्यवसाय क्या है। ठीक है, और इसीलिए मैंने प्रश्न बोल बोल के लिखा है। बोल बोल के इसलिए लिखा कि आपको सुनाई तो पड़ ही रहा होगा। अगर आप कोई अन्य नेक काम नहीं कर रहे होंगे तो पूरा प्रश्न आपको सुनाई पड़ गया होगा। और आप में से कुछ लोग जो सीरियस होंगे उन्होंने प्रश्न को लिख भी लिया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अब प्रश्न के सलूशन तक पहुंच भी रहे होंगे। तो ट्राई करिए।
आर का पति वी है बेटा, तो अच्छी बात है, निकालो तो सही। 3 प्रश्न है। आर का पति कौन है, टी की चाची कौन है, पी का व्यवसाय क्या है। बहुत अच्छे। अब मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग प्रश्न को कर ले रहे हैं, और ये तो खुशी की बात है कि आप कर ले रहे हैं। बट एक ने एक काम करो, जब बेटा आप डेटा बना लो, जैसे मान लिया आपने कॉपी में स्ट्रक्चर बना लिया पूरा, फिर जो प्रश्न दिया हुआ है ना, उस प्रश्न से टैली करके देखो कि जितना डेटा दिया है सबका आपने यूज कर लिया या नहीं। तो अगर कुछ छूटा होगा तो दिख जाएगा। और दूसरी खास बात क्या होगी, जो आपने अरेंजमेंट किया होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से सर्टिफाई होगा। जब वो सर्टिफाई होता चला जाएगा तो इसका मतलब अब आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया वो क्या है, सही है। यही तो एक फायदा है इसमें। तो आप जिन लोगों का आ भी रहा है ना, तो एक बार जो आपने स्ट्रक्चर बनाया इस प्रश्न से आप टैली करके देख लो। तो अगर टैली हो जाता है तो इसका मतलब सही ही होगा। जब आप कहोगे फिर मैं शुरू करूंगा। आपके पास 30-40 सेकंड और है। 30-40 सेकंड में आप अपने आंसर को टैली करके देख लो, इसके बाद मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चा, अब देखो प्रश्न को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। पहले प्रश्न पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है और कहां से हम एंटर करेंगे। पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार में 3 विवाहित युगल हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 7। इसका मतलब 3 मेल 3 फीमेल आर कन्फर्म। एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। क्यू इंजीनियर हो, टी का पिता है, यू टी का दादा है, यानी दादा की एंट्री हो गई। दादा की एंट्री हो गई, इसका मतलब ऊपर की जनरेशन एक होगी। और इसमें एक लाइन है, आर क्यू की भाभी है, इसका मतलब बीच में 2 जनरेशन होगी। और एक बात और कह रहा है कि विद्यार्थी अविवाहित है, यानी जो 3rd जनरेशन होगी वो अनमैरिड होगी, उसका विवाह अभी नहीं होगा। वो आईएएस की तैयारी कर रही होगी या कर रहा होगा। सिलेक्शन होगा तो विवाह होगा, नहीं नहीं होगा। अब देखो, अब हम यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। क्यू इंजीनियर और टी का पिता है। क्यू इंजीनियर है और किसका पिता है, टी का। टी का हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा जेंडर है, बट क्यू का जेंडर पता है, वो पिता है तो मेल ही होगा। अब कह रहा है यू टी का दादा है।
दादा जो होता है ना, दादा ग्रैंडफादर, वो मेल ही होगा। दादा है तो जाहिर सी बात है ये रहा यू और ये हुआ मेल, और ये क्या है, ठेकेदार है। दैट्स क्लियर। अब कह रहा है आरएस की पुत्रवधू है, आरएस की पुत्रवधू है ना। तो जाहिर सी बात है वो कहीं भी हो सकता है, इसलिए स्ट्रक्चर को हम छुएंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। अगली लाइन, और पेशे से एक नर्स है। वी टी का चाचा है, टी का चाचा कौन है, वी। ये रहा वी और चाचा है तो ये मेल ही होगा। ठीक है। अब कह रहा है आर क्यू की भाभी है, इसकी भाभी, चाचा का मतलब क्या होता है, अंकल। जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा ना, तो जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है हिंदी भाषी में, जैसे मान लिया आपके पापा बड़े हैं, तो जो आपके पापा से छोटे होंगे उनको चाचा कहते हैं, है ना। और उनकी पत्नी को आप चाची कहेंगे, और आपके पापा जो होंगे उनको भाभी कभी नहीं कहेंगे। आपके चाचा आपकी मम्मी को भाभी कह सकते हैं, लेकिन आपके पापा अपने छोटे भाई की पत्नी को भाभी नहीं कहते। बट हम लोग तो अंग्रेजों के शासन में रहे हैं, है ना। अंकल हो गया, उसकी पत्नी आंटी हो गई, तो फिर भाभी हो गई इंग्लिश में, सिस्टर इन लॉ। अब कह रहा है आर क्यू की भाभी है। अब क्यू की भाभी है, इसका मतलब ये है, पत्नी हो गई, आर क्यू की भाभी है। अब इसके ऊपर चलते, आर यस की पुत्रवधू है। किसकी पुत्रवधू है, यस की। तो ये पुत्र किसका है, यू का। तो अब यस कहां आ जाएगी, यहां, क्योंकि ये मेल है तो क्या हो गई, फीमेल। आर यस की पुत्रवधू है और पेशे से नर्स है। ये क्या हो गई, पेशे से नर्स हो गई। ठीक है। अब देखो, एक विवाहित दंपति यहां मिल गया, एक विवाहित दंपति यहां मिल गया, और एक अविवाहित होगा, अविवाहित यही बच्चा होगा, तो एक विवाहित दंपति बगल में होगी। इसकी भी शादी कहीं ना कहीं तो करानी ही पड़ेगी। तो आपने देखा, आपने क्यू यूज कर लिया, आर यूज कर लिया, एस यूज कर लिया, टी यूज कर लिया, यू यूज कर लिया, वी यूज हो गया, पी नहीं यूज हुआ। तो पी यहां आएगी और ये क्या हो जाएगी, फीमेल। ठीक है। तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी यू वी, ये सारे यूज हो गए। अब आप डेटा को दोबारा देखेंगे। तीन विवाहित, क्यू इंजीनियर है, टी का पिता है, यू टी का दादा और एक ठेकेदार है, आर एस की पुत्रवधू है, आर एस की पुत्रवधू और पेशे से नर्स है, वी टी का चाचा है और एक प्रोफेसर है। ये क्या है, प्रोफेसर हो गया, ये हो गया प्रोफेसर, प्रोफेसर है। परिवार में एक विद्यार्थी, एक गृहिणी और एक डॉक्टर है। विद्यार्थी विवाहित है तो ये विद्यार्थी होगा। अब पी गृहिणी होगी या डॉक्टर होगी, और ये या तो गृहिणी होगी या डॉक्टर होगी, या तो गृहिणी होगी या तो डॉक्टर होगी। ठीक है। एक गृहिणी है, एक डॉक्टर है, विद्यार्थी है, विवाहित है, आर क्यू की भाभी है। तो आर का पति कौन है, आर का पति है वी। टी की चाची कौन है, टी की चाची है आर। पी का व्यवसाय क्या है, गृहिणी या डॉक्टर, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, निर्धारित नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 3 को निर्धारित नहीं कर सकते, या ऑब्लिक में लिखेंगे गृहिणी या डॉक्टर। अब डिपेंड, अब ये सवाल ये है कि यूपीएससी में हम आंसर क्या करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शन। अब ऑप्शन में जो दिया होगा उसी हिसाब से हम कर पाएंगे। यदि ऑप्शन में ऑब्लिक करके दिया होगा तो हमारा ये आंसर होगा। अगर ये दोनों अलग अलग दिए होंगे तो एक जगह लिखा होगा निर्धारित नहीं कर सकते, तो जैसा दिया होगा वैसे ही कर देंगे। ठीक है बेटा, जिसका जिसका सही है वो सब बधाई के पात्र है, और जिसका गलत है वो भी बधाई के पात्र है। हाँ, मैं इस बात से कहाँ एग्री कर नहीं कर रहा कि टाइम लगता है, टाइम तो लगेगा, लेकिन आप एक बात याद रखो, जिस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें टाइम नहीं लगता।
एक बार एक बच्चे ने कहा सर क्या बताऊं, बड़ी प्रैक्टिस करता हूं पर टाइम लग रहा है, सुधार नहीं हो रहा। तो हमने कहा बेटा एक बात बताओ, आपने खूब प्रैक्टिस की? कहा सर इतनी प्रैक्टिस की है कि जितना अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, इतनी प्रैक्टिस कर लिया फिर भी टाइम लगता है। हम कहा ना, झूठ बोल रहे हो। कहा कैसे? हमने कहा तुम दिन में खाना खाते हो, थाली से रोटी या कुछ पराठे उठा सीधा मुंह में डालते हो, अगर चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाए, एकदम अंधकार, और किसी तरह से थाली आपके सामने परख दी जाए और लाइट बंद कर दी जाए, आप थाली में हाथ डालोगे ना, वहां से रोटी और पराठे उठाओगे तो सीधा मुंह में जाएगा, कान में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। तो दैट्स क्लियर, क्योंकि खाने की हमें प्रैक्टिस है, ऐसे उठाया ऐसे गया, ऐसे उठाया ऐसे गया। तो जाहिर सी बात है, अंधेरा हो उजाला हो क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस में मुंह में ही जाएगा। अब प्रैक्टिस नहीं है तो फिर कान में भी जाएगा, नाक में भी रोटी चली जाएगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिस, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी भी अनसक्सेस हो ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने ब्लड रिलेशन में बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा? डेटा वाला प्रश्न सीखा, इशारे वाला सीखा, कोडेड रिलेशन सीखा, ब्लड रिलेशन विद पजल सीखा। और सारे सीख में सिर्फ 3 बातें सीखी। पहला, जब तक जेंडर डिसाइड ना हो डिसाइड नहीं करेंगे। पहली बात ये हमेशा ध्यान रखेंगे, नाम के आधार पे हम जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। जिसका जेंडर डिसाइड हो जाएगा उसको डिसाइड कर देंगे। कोई भी काम आंकड़े के हिसाब से करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और जब पूछेगा बी का सी से, यानी पुकारेगा कौन? सी, जहां से होगा वहीं से पुकारा जाएगा। ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में यहां जनरली गलती होती है। पजल वाला जो बड़ा क्वेश्चन हो उसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लास्ट में अटेम्प्ट करते वक्त उससे टैली करके देखेंगे कि वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो कर रहा है फिर तो सही होगा, और नहीं तो सर पीपीटी अपलोड करवा दीजिए, बिल्कुल करवा देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए, पीपीटी भी अपलोड होगी। दूसरी चीज, जो लोग, आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें अब ऑनलाइन है तो हम नहीं जानते, आप हमें दूर से केवल देख पा रहे हो, तो जो विद्यार्थी 2025 में या 26 में या 27 में पेपर देंगे, ठीक है, तो वी आर फैमिली ऑफ KGS-IS यानी खान ग्लोबल स्टडी। तो संस्थान में क्या है कि विद्यार्थियों का हित कैसे हो ये ज्यादा सोचा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो अभी क्लासेस आपकी हो जा रही हैं, है ना, लास्ट मोमेंट पे पिछले साल भी एग्जाम से 20 दिन पहले 25 दिन पहले एक वीडियो आया था, इस बार भी ले आएंगे। 30 40 50 प्रश्नों की एक सीरीज ले आ देंगे, बार बार रिवाइज करवा देंगे तेजी से एग्जाम को व्यू को लेकर के, और उस समय स्ट्रेटजी पे भी डिस्कस कर लेंगे। आज स्ट्रेटजी पे डिस्कस करने का टाइम नहीं होना चाहिए क्योंकि आज तो हमें सब पढ़ना है ना। लास्ट मोमेंट में जीएस और सीसेट को कैसे बैलेंस बनाना है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर, एक ने पूछा है कि ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं, बताओ। कभी 2 आ सकते हैं, कभी 3 आ सकते हैं, कभी 5 आ सकते हैं, कभी 1 आ सकता है। ये तो डिपेंड करेगा ना एग्जामिनर पेपर सेट करने वालों पर, किस टॉपिक से कितने प्रश्न उठाएगा, ये डिपेंड करता है पेपर सेट करने वाले पे। तो आप ये सवाल ना पूछें। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। अगले टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण टेस्ट। दिशा परीक्षण टेस्ट। ब्लड रिलेशन खत्म हो गया, ठीक है। एक देखो इसमें ज्ञानी भी है, इस सेक्शन में एक ज्ञानी भी है। एक ज्ञानी है महात्मा, वो लिख रहा है कि रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आएगा। जैसे यूपीएससी ने इनको फोन करके बताया हो कि रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आएगा। पहली बात तो ये जान लो कि सीसेट को लेके मार्केट में इतनी गलत गलत अवधारणाएं हैं। अलग अलग टीचर अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर देते हैं, विद्यार्थी की नाव डूबती है तो डूब जाए। एक बात याद रखो, यूपीएससी में रीजनिंग है ही नहीं, बेसिक न्यूमरेसी है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, एनालिटिकल एबिलिटी, और रीजनिंग का शब्द इतना है जहां लॉजिक लगाया गया, लॉजिकल रीजनिंग, वो कन्वर्ट हो गया कॉम्प्रिहेंशन में। अब जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है? हर वो बात जिसमें दिमाग लगाना पड़े वो क्या है?
जनरल मेंटल एबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, लोग कहेंगे दिस इज मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक है, लेकिन है जनरल मेंटल एबिलिटी। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। मान लो एक प्रश्न है, ये यूपीएससी में आया था कि 700 से 1000 के बीच, 700 से 1000 के बीच, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि प्रश्न बनते कैसे हैं। आप ये देखो, जनरल मेंटल एबिलिटी जो टर्म है, यानी हर वो प्रश्न जो दिमाग से लगा के करना पड़े, वो क्या है? जनरल मेंटल एबिलिटी। प्रश्न ये पूछा था 700 से 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से बड़ा होगा और दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा होगा। ये प्रश्न था। अब लोग कहेंगे ये बेसिक न्यूमरेसी से है। मैं कहता हूं ये जनरल मेंटल एबिलिटी है। यार नंबर तो आप भी जानते हो, गिनती तो बचपन में गिने ही हो। पढ़ा नहीं आता था, टेबल नहीं आता था, उसके लिए मार खाते थे, मैं समझता हूं, पर गिनती के लिए कभी आप मार नहीं खाए होंगे। तो गिनती तो सबको आती है। यूपीएससी ने पूछ लिया कि 700 से 1000 के बीच कितने नंबर ऐसे होंगे जिसमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से बड़ा होगा, दहाई इकाई के अंक से। अब आप देखें, बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब मामला 700 से शुरू करना है, 1000 तक जाना है, तो 7 से नीचे तो सैकड़े का अंक नहीं हो सकता, क्योंकि 700 से ही शुरू करेंगे। अब अगर 7 सैकड़े का अंक होगा तो यहां दहाई अंक आएगा, यहां इकाई अंक आएगा। अब कह रहा है सैकड़े का अंक दहाई के अंक से बड़ा हो, तो दहाई का हम क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं। ठीक है, पहला 6 ले सकते हैं, और भी लेंगे, 5 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे, लेकिन अभी 6 ले, 6 से ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 700 से शुरू हुआ है और सैकड़े का अंक दहाई के अंक से बड़ा होना, 6 लिया। अब इकाई के स्थान पे आप क्या ले सकते हो? यहां पर 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। यही 5 नंबर आप ले सकते हो। खूब ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5, यानी ये 6 नंबर आप ले सकते हो। अर्थात 760, 761, 762, 763, 764, 765, टोटल कितने बनेंगे? 6। अब इसके थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो 7 यहां रखो, यहां 5 रखो। 5 रखोगे तो इकाई अंक पे क्या हो सकता है? 0 1 2 3 और 4। तो टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी? 750, 751, 752, 753, 754, 5 बनेंगी। इसी तरह 7 के बाद अगर आप 4 लोगे तो 0 1 2 और 3, 740, 741, 742, 743, यही संख्याएं बनेंगी। यहां बनेंगी 4। अब कोई भी व्यक्ति जो कॉमन सेंस रखता होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, वो अंदाजा लगा लेगा कि 6 5 4 3 2 1, तो 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20, 1 21, इस वाले में टोटल 21 बनेंगे। इसी तरह 8 का लोगे तो 8 7 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 संख्याएं बनेंगी। 870, 871, 872, 873, जैसे इसमें 6 बनने, इसमें 7 बनेंगी। तो 7 6 5 4 3 2 1, ये होगा 28। ठीक है, इसी तरह आप 9 वाले लेंगे तो 9 वाले में बनेंगे, और इनको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये था कि आप प्रश्न को जनरल मेंटल एबिलिटी में मिलो, और जो कोई दूसरा सलाह आपको दे, मान लिया कोई चीज आपको नहीं आती, मान लो कोई सब्जेक्ट आपको नहीं आता, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता, तो आप किसी दूसरे से सलाह न लें, वरना लफड़ा होगा। जैसे बताऊं, एक बड़ी फेमस रील है, उसमें सास और बहू, सास समझते ही होंगे, सास और बहू बैठे हैं, दोनों धूप ले रहे हैं सर्दी के मौसम में। तब तक बहू के मोबाइल पे किसी की कॉल आई, कॉल तो समझते ही होगे, फोन आया। तो बहू ने फोन उठाया और कहा आई विल कॉल यू लेटर। क्या कहा? आई विल कॉल यू लेटर, क्या के फोन काट दी। तो जो सास थी, कही बहू थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे भी सिखा दो। तो बहू ने कहा ठीक है माँ जी, सिखा देती हूं, लेकिन एक एक शब्द रोज सिखाऊंगी।
तो कही ठीक है बहू सिखाओ। अब देखना ये ज्ञान देने वालों की बात है। तो बहू ने सिखाया कि अम्मा जी आज से जो भी मिले सबसे कहा करो कि मेरा लड़का मेंटल है। क्या कहो? मेरा लड़का मेंटल है। तो सास बेचारी बूढ़ी थी, नहीं जानती, पूछी कि बहू मेंटल का मतलब क्या होता है? तो बोली माँ जी मेंटल का मतलब होता है बहुत अच्छा है। तो सास ने कहा ठीक है, आज के बाद जो मिलेगा मैं सबसे यही कहूंगी मेरा बेटा बहुत मेंटल है ना। अब बेचारी नहीं जानती थी। तब तक बहू के मोबाइल पे फिर कॉल आ गई। इस बार सास ने पूछा कि बहू किसकी कॉल है? तो बोली कि माँ जी मेरे मायके से कॉल आई है, मेरी मम्मी है। तो कही ला बेटा फोन दे बात करा। जैसे उसने कान पे फोन लगाया, अब वो मेंटल का मतलब जानती थी कि बहुत अच्छा होता है। तो उसने कहा और समधन जी कैसी हो? आप बहुत मेंटल हो, आपकी बेटी आपसे भी ज्यादा मेंटल है, आपके पति उससे भी ज्यादा मेंटल है, यूं समझ लो आपका पूरा खानदान इतना मेंटल है कि इतना मेंटल हो ही नहीं सकता। अब जो बहू थी ना, अब मेंटल वो हो गई। तो मेरे कहने का मतलब आप दूसरों से ज्ञान मत लें। आप आईएएस तैयारी करते हैं, स्वतः सिलेबस देखें, स्वतः प्रीवियस ईयर देखें, ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। और अगर ज्ञान लेना है तो कहीं से अथेंटिक तरीके से लीजिए। ठीक है बच्चा, आज के बाद मेंटल वाला ध्यान रखना। अब टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण। इसको कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है बेटा, समझ तो गए ही होंगे सारे लोग, मुझे तो पता है। अब चलो हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं, नया टॉपिक नए तरीके से सीखते हैं। अब पहला सवाल आपके सामने ये है, क्योंकि हम टॉपिक डायरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्शन मतलब दिशाओं के बारे में। तो दिशाएं कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे ज्ञात की जाती है, ये भी एक सवाल मन में बनेगा। क्योंकि हम लोग सीसेट पढ़ रहे हैं तो इस पे तो डिस्कस करेंगे ही। तो आपके सामने मेरा पहला सवाल क्या है? आप सब जहां भी हो, बैठे हो, खड़े हो, बेड पे लेटे हो, आपके सामने ही मोबाइल होगा, ऐसे सामने होगा ऐसे, और उस मोबाइल में मैं आपको दिख रहा हूँ, है ना। अब मोबाइल तो आपके सामने ऐसे होगा और मैं दिख रहा हूं। आपको यह बताना है कि आप जहां बैठे हो ऐसे मोबाइल पे, है ना, तो मोबाइल पे मैं आपको सामने दिख रहा हूं। आपको यह बताना है मैं आपके किस दिशा में हूं, किस दिशा में हूं। मैं आपके आपके किस दिशा में हूं, या यूं समझ लो आपसे आपसे किस दिशा में हूं। दिशाएं होती है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, दिशाएं होती है ना, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम। आपसे किस दिशा में हूं, आपके सामने मोबाइल पे दिख रहा हूं, किस दिशा में हूं। लिखो, अपने कमेंट लिखते रहो, मैं देख रहा हूं। लिखते रहो, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, आप लिखते रहो। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जहां बैठे होंगे ना वहां से पता किए होंगे कि सूर्य किधर से निकलता है ना, उसके हिसाब से दे रहे होंगे। चलो बच्चा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, दरअसल क्या है, अब चूंकि अलग अलग लोग उत्तर दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग नॉर्थ डायरेक्शन बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा
है ना, पढ़ा है, आधा तिहा। लाइन खींचते हैं, नॉर्थ बनाते हैं ना। तो जनरली लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारे सामने दिख रहा है ना फ्रंट पे, वो किस पे है, नॉर्थ में, यानी जिधर हमारा फेस है वो क्या है, नॉर्थ। क्योंकि आप ऑनलाइन में हो, अपने घर में बैठे हो इत्मीनान से, वहां तो पता ही नहीं, मम्मी से पूछ लियोगे, मम्मी मम्मी बताओ जल्दी से ईस्ट किधर है, मम्मी ने बता दिया तो उसी हिसाब से आपने मुझे निर्धारित कर दिया। लेकिन अगर आप क्लासरूम में होते, वहां मैं आपके सामने होता, आप मेरे सामने होते, मैं पूछता कि बताइए मैं आपके किस डायरेक्शन में हूं, तो मैक्सिमम लोग कहते नॉर्थ में। किस बिहाफ पे कहते, क्योंकि उनकी समझ ये कहती है कि हमारे सामने जो फ्रंट पे होगा वो क्या होगा, नॉर्थ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिधर फेस होगा उधर नॉर्थ होगा। तो आपके हिसाब से इधर नॉर्थ है और मेरे हिसाब से इधर नॉर्थ है। अब मैं देखो ऐसे घूम गया तो इधर नॉर्थ हो गया, अब ऐसे घूम गया तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर घूम गया तो इधर नॉर्थ हो गया, ये मैं डायगोनल हो गया तो इधर नॉर्थ हो गया। तो मतलब जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, इसका मतलब यही हो गया, यानी जहां जहां नजर जाएगी सब नॉर्थ ही नॉर्थ हो जाएगा। सो आपका आंसर होना चाहिए, मैंने पूछा है कौन सी दिशा है, तो आपका आंसर होना चाहिए विदाउट मैग्नेटिक कंपास कैन नॉट बी डिटरमाइन। मतलब बिना चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र के हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सी दिशा है। अब सवाल यह है, इसका उत्तर यह कैसे हुआ कि बिना चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र के हम निर्धारित नहीं कर सकते। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का मतलब आजकल, पहले किसी टाइम होता था, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिस्टम है, वो आपके मोबाइल में भी होता है ना, जो मैप लगाते हो गूगल मैप। आजकल तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स गजट ऐसे आ गए हैं जिसमें वो इनबिल्ड होता है, वो जो मैग्नेटिक कंपास का सिद्धांत है वो इनबिल्ड होता है, तो उसके हिसाब से वो डायरेक्शन दिखाता है। लेकिन बिना उसके हम डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। कैसे नहीं डिसाइड कर सकते, ये समझो। जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है ऐसे, और सूर्य के सराउंडिंग भी घूमती है ऐसे, एक्सिस पे भी घूमती रहेगी लट्टू की तरह और ऐसे घूमती रहती है। तो चूंकि पृथ्वी में मोशन है, सेल्फ एक्सिस पे भी अराउंड द सन मोशन है, तो जब गति होगी, मोशन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसीलिए पृथ्वी पे आप देखो नॉर्थ और साउथ दो पोल कहे जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसमें मैग्नेट एक, जैसे कहते हैं सराउंडिंग सिस्टम में चलता है, वेब में चलता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ और साउथ में एक मतलब हाई क्वालिटी की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और दरअसल क्या होता है, वो जो नॉर्थ और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड है, उसी की बिहाफ पे हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि हम किस डायरेक्शन में, या जहां हम देख रहे हैं वो कौन सा डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताऊं, और जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ह्यूमन ब्रेन पर, यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ती है। अब आप सोचेंगे कैसे, जैसे दिल्ली का जो भूजल स्तर है, मतलब भूगर्भ जल है, उसमें आर्सेनिक बहुत मात्रा में पाई जाती है। अब आर्सेनिक जो होता है वो घातक बीमारियों का कारण होती है, लेकिन लोग दिल्ली में नहा भी रहे हैं, पानी आरओ में डाल के फिल्टर भी कर रहे हैं, पी भी रहे हैं। प्रभाव होगा, धीरे धीरे प्रभाव आएगा, स्किन पे आएगा, शरीर में जाएगा, ब्लड में आएगा, प्रभाव आता है। उसी तरह जो नॉर्थ और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड है, खासकर नॉर्थ पोल की, वो ह्यूमन ब्रेन पे डायरेक्ट नेगेटिव प्रभाव डालता है। और पुराने जमाने में, बहुत पहले, हमारे मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम भी कुछ ऐसे विद्वान थे जिनको ये बात का ज्ञान था कि जो नॉर्थ पोल है वो हमारे दिमाग पे प्रभाव डालता है। तो ये बात वो पूरे समाज को समझाने के लिए, क्योंकि उनको पूरे समाज को समझाना था ये बात कि नॉर्थ पोल का प्रभाव सर पे पड़ता है, तो उस टाइम में सोशल मीडिया थी नहीं, फेसबुक था नहीं कि पोस्ट कर दे, व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं थे, टेलीग्राम नहीं था, संचार का माध्यम नहीं था, और एक एक व्यक्ति को यह समझाना कि पृथ्वी पे नॉर्थ और साउथ पोल है, घूम रही है पृथ्वी, मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपके दिमाग पे प्रभाव डालती, कोई मानता नहीं। तो उस टाइम के लोगों ने क्या किया, इसको धार्मिक मान्यताओं में जोड़ दिया। मुझे अन्य धार्मिक मान्यताओं के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग हिंदू मैथोलॉजी के बारे में जानते होंगे, तो हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए, डेथ, आप पता कर लेना अपने परिवार में,
जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में, यानी हेड नॉर्थ में और लेग साउथ में करके रखा जाता है। उसी आधार पर उनके क्रियाकर्म होते हैं। अब सवाल है कि जो व्यक्ति मर गया, जीवन ही नहीं है, उसका सर आप नॉर्थ में रखो या साउथ में, क्या फर्क पड़ता है? तो उन्होंने इसको मृत्यु से इसलिए जोड़ दिया कि जब इस कार्य को हम मृत्यु से जोड़ देंगे तो लोग जीते जी नॉर्थ साइड में हेड करके नहीं सोएंगे। और ये आज भी ये परंपरा कायम है। कभी किसी परिवार में, बुजुर्ग में, माता पिता, दादा दादी से पूछोगे तो आपको ये बात बताएंगे। मेरे कहने का मतलब डियर, कुल मिला के आपको ये समझाना था कि जो नॉर्थ पोल है वो हाई क्वालिटी पोल है, वो डायरेक्ट ब्रेन पे प्रभाव डालता है। इसलिए आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी मान्यताओं को मानने वाले हों, तो ये आप जहां सोते हैं अगर आपका हेड नॉर्थ में रहता है तो आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लें, क्योंकि उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता ही आता है। तो दरअसल रीजन ये है कि जब आपसे पूछा गया कि ये आपके किस डायरेक्शन में है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बिना चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र के निर्धारित नहीं कर सकते। वो पहले एक मैग्नेटिक होता, चाबी भर देते तो ऐसे ऐसे घूमता था, ऐसे तेजी से, उसके बाद नॉर्थ साउथ में जाके ऐसे रुक जाता था, तो वहीं से डिसाइड होता था नॉर्थ। इसीलिए हम लाइन खींचकर यहां लिखते हैं नॉर्थ और यहां लिखते हैं साउथ। एक बात याद रखें, ईस्ट और वेस्ट का जो अस्तित्व है, यानी पूर्व और पश्चिम पश्चिम का जो अस्तित्व है, वो उत्तर और दक्षिण से निर्धारित होता है। सामान्यतः हम लोगों ने बचपन में सीखा है कि भारत में जहां खड़े हो जाओ, है ना, जिधर सूर्य निकल रहे हैं वो पूरब हो गया और पीठ पीछे पश्चिम हो गया, बाएं हाथ में उत्तर हो गया, दाएं हाथ में दक्षिण। ये कॉन्सेप्ट लगता है इंडिया में, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वर्ल्ड मैप देखा होगा। लेकिन इसी के उलट जब हम वेस्टर्न कंट्री में चले जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। इसका सिंपल मतलब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैग्नेटिक कैंपस होगा, मैग्नेटिक कंपस, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र, वो जब मूवमेंट करेगा ऐसे ऐसे, तो उसमें मैग्नेट लगा होता है, तो मैग्नेट सीधा किसको कनेक्ट करता है? नॉर्थ पोल को। तो जब हमें नॉर्थ का पता चल गया तो हमने ऊपर नॉर्थ लिखा, उसके अपोजिट लिख दिया साउथ। अब सवाल है कि दिशाएं होती कितनी है, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। तो दरअसल कहने वाले अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, पर मैं इसका एक सिंपल सा उत्तर आपको बताता हूं। कुल दिशाएं 8 होती हैं, सॉरी, कुल दिशाएं 8 होती हैं, जिनमें 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और 4 सहायक दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और इसी के साथ आप ये कह सकते हो कि व्यवहारिक जीवन में 2 दिशाएं और होती हैं बेटा, एक ऊपर और एक नीचे। अगर कल को कोई आपसे पूछे कि दिशाएं कुल कितनी होती हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि कुल दिशाएं 8 होती हैं, जिनमें 4 मुख्य होंगी, 4 सहायक दिशाएं होंगी और 2 दिशाएं व्यवहारिक होंगी, जो एक ऊपर और एक नीचे होगी। तो हमें नॉर्थ और साउथ मिल गया। अब इसके बारे में कहा जाता है जो 2 नजदीकी मुख्य दिशाएं होती हैं, एडजेसेंट, इंग्लिश में एडजेसेंट कहते हैं। तो किन्हीं 2 नजदीकी मुख्य दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है, एंगल, वो बनता है 90 डिग्री का। तो यहां पे हम क्या करेंगे? खींच दिया। अब ये 90 डिग्री क्या है? ये एंगल बन गया। ठीक है बेटा। अब जाहिर सी बात है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। अब आप में से बहुत लोगों को पता होगा ईस्ट किधर लिखना है, वेस्ट किधर लिखना है, पर मैं मान के चलता हूं कि ना मुझे कुछ पता है ना आपको पता है, फिर एग्जाम में कैसे करेंगे? तो आप में से हर व्यक्ति को न्यूज की स्पेलिंग तो याद ही नहीं होगी। न्यूज, न्यूज मतलब समाचार, NEWS, न्यूज की स्पेलिंग सबको याद होती है। अब कोई कहे कि मुझे न्यूज की स्पेलिंग भी याद नहीं है, फिर तो उसका बाबा बनना ही ठीक है, फिर वो पढ़ के क्या करेगा? न्यूज की स्पेलिंग पता होगी। अब जो एन है ना, एन, ये है एन। आप एन पे ऐसे खड़े हो जाओ जैसे मैं खड़ा हूं, तो आपके राइट साइड में कौन आएगा? ई। आप एन पे ऐसे खड़े हो गए, राइट साइड में क्या आएगा? ई। अगर इधर ईस्ट है तो इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो दैट्स क्लियर। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। ठीक है।
अब बेटा आप देखो यहां पर इन दो मुख्य दिशाओं के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। अब मैंने कहा ना कि 4 मुख्य दिशाएं होंगी, 4 सहायक दिशाएं होंगी। तो अब इनमें ठीक है बेटा, अब इसको हम यहां से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें जो सब डायरेक्शन है ना सहायक दिशाएं वो भी पता करनी है, और ये भी हमने कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया। अब जो ये कोण 90 था, अब ये अंदर वाला कितना हो गया, 45 डिग्री। और इसको बेटा चूंकि ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ है वेस्ट है, इसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। इसको कहेंगे हम साउथ वेस्ट, इसको कहेंगे हम साउथ ईस्ट। आप एक बात और नोटिस कर रहे होंगे कि इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, वेस्ट नॉर्थ नहीं कहा जाता, नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, ईस्ट नॉर्थ नहीं कहा जाता, साउथ वेस्ट कहा जाता है, वेस्ट साउथ नहीं कहा जाता, और यहां साउथ ईस्ट कहा जाता है, ईस्ट साउथ नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ से ही तो इनका अस्तित्व है, ईस्ट और वेस्ट का। तो जब इन्हीं से इनका अस्तित्व है तो इसी आधार पे जाने जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, चूंकि हम लोग सी साइड पढ़ रहे हैं, है ना, सी साइड पढ़ रहे हैं, एसएससी चपरासी कांस्टेबल तैयारी तो कर नहीं रहे, सी साइड पढ़ रहे हैं। अब यूपीएससी कब कहां से कैसा प्रश्न पूछ ले ना आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं, बट हम एक काम कर सकते हैं कि हम किसी टॉपिक को इतना ढंग से पढ़ें कि यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम अपने लिए रास्ता निकाल लें। अब कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, सर ये नॉर्थ है, हमने कहा ओके, फिर कहा सर ये ईस्ट है, हमने कहा ओके, फिर कहा सर ये नॉर्थ ईस्ट है बीच में, हमने कहा हाँ ओके यही है नॉर्थ ईस्ट। एक बार एक विद्यार्थी के मन में सवाल आया कि सर अगर कोई चीज एकदम यहां आ गई तब तो नॉर्थ ईस्ट में है, अगर कोई चीज यहां पे आ गई तो क्या होगी, यहां आ गई तो क्या होगी, यहां आ गई तो क्या कहेंगे, है ना, यहां आ गई तो क्या कहेंगे। इसको हम समझते हैं बेटा, इसका एक सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल परिभाषा, बड़ी साधारण सी डिफिनेशन, एरिया विच इज कवर्ड बाई, खूब ध्यान सुनना, एरिया विच इज कवर्ड बाई नॉर्थ एंड ईस्ट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। यानी ऐसा क्षेत्र जो नॉर्थ और ईस्ट द्वारा कवर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो ये ऑल एरिया कवर्ड एरिया कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। हाँ बेटा, रेलवे में पूर्वोत्तर लिखा रहता है, लगता है रेलवे में नौकरी करते हो या पापा नौकरी करते हैं। रेलवे में जो पूर्वोत्तर, दरअसल क्या होता है, इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा उल्टा कर देते हैं ना। जैसे आपने हिंदी में बचपन में जब आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो गुरुजी पढ़ाए होंगे कि एक होता है ना, राम घर जाता है। अब ये हिंदी है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, राम गोज टू होम, ऐसे लिखेंगे। अब देखो अर्थ बदल गया ना। लेकिन अगर एज इट इज लिखना हो, एज इट इज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, राम घर का हो जाएगा होम, जाता का हो जाएगा गो, और यच का क्या हो जाएगा, है का क्या हो जाएगा, इज। तो राम घर जाता है का ट्रांसलेशन क्या ये होगा, राम होम गो इज, नहीं, होगा राम गोज टू होम। तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा बदल जाता है। और मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो इंग्लिश के आंसर को और क्वेश्चन को दोनों को ऑथेंटिक मानती है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। तो जब हमें पहले से पता है कि इंग्लिश को ही ऑथेंटिक माना जाएगा, ठीक है, पूर्वोत्तर लिखा रहता है, पश्चिमोत्तर लिखा रहता है, लेकिन हम ये यही सीखेंगे इंग्लिश वर्जन में, हिंदी माध्यम जरूर पढ़ना है, पर इसको हम पढ़ेंगे ऐसे ही कि हमें ये पता रहे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो ऑल एरिया कवर्ड बाय नॉर्थ ईस्ट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, ऑल एरिया कवर्ड बाय नॉर्थ एंड ईस्ट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। उस तरह यहां होगा। अब सवाल है कि अगर यूपीएससी यहां पे डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो एंगल पे पूछ लेगा। अब एंगल के पूछेगा, कैसा प्रश्न पूछेगा,
इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखना, कुल मिला के ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये एंगल है 45 डिग्री और ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि टोटल 360 डिग्री पे मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट बेटा बता दिया और ये बता दिया कि जब भी कभी भी इन फ्यूचर आपसे मान लिया इंटरव्यू आप देने गए किसी एग्जाम का और सामने वाले ने पूछ लिया कि ये जो सामने आपकी दीवार है किस डायरेक्शन में है, तो आप बाहर निकल के सूर्य देखने न चले जाना, है ना, जाके देख के आऊं कि निकला है कि नहीं। पता चला सर्दी का टाइम है, निकला ही नहीं और आपको निकाल दिया गया इंटरव्यू से। तो जब भी कोई पूछे या मोबाइल से लगे लोकेशन चेक करने, आप साफ साफ बताओ बिना चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र के ज्ञात नहीं किया जा सकता। विदाउट मैग्नेटिक कंपास कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बड़ा सिंपल सा जवाब होगा। दिशाएं कुल कितनी होती हैं? दिशाएं कुल 8 होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं, 4 सहायक दिशाएं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में 2 दिशा और होती है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। और यदि आप उत्तर दिशा में सिर करके सोते हो तो आज से ये नेक काम शुरू कर दे, अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, विज्ञान से लेना देना है। ठीक है, कल की क्लास में अपनी मुलाकात होगी और इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू रखें। धन्यवाद, नमस्कार।